नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 5 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 5 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से जो है आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है मुख्य पृष्ठ पर दिखाई पड़ रहा है कि भारत को जो है मिला है नया कप्तान और रोहित शर्मा की हो चुकी है विदाई। तो भारत का जो है नया कप्तान किनको बनाया गया है, किस फॉर्मेट का, तो उस पर जो है विशेष बातचीत करेंगे। तीनों फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे और हम लोग जो है रोहित शर्मा की जो विदाई हुई तो रोहित शर्मा किस फॉर्मेट के कप्तान थे जो उनको हटा दिया गया, सभी पर विशेष बात करेंगे। आप लोग बने रहिए। आइए हम लोग इस प्रश्न को तो आगे लेंगे, हम लोग जो है आ जाते हैं डायरेक्ट पहले प्रश्न पे, है ना। कि पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है आज का। और पहला प्रश्न जो है आप लोगों को दिवस से संदर्भित, यदि महत्वपूर्ण दिवस रहता है तो दिवस से संदर्भित दिया जाता है। और आज जो कह सकते हैं कि आपको कल के दिन, है ना, कल के दिन जो है एक प्रमुख दिवस मनाएगा और वह दिवस का क्या नाम था। तो ये दिवस था आप लोगों को विश्व पशु दिवस। और पूछ रहा है कि विश्व पशु दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिवस जो है हाल ही में मनाया गया है, कितने तारीख को, ये 4 अक्टूबर को। तो प्रतिवर्ष जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, आपको वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है, याद रहेगा। तो वर्ल्ड एनिमल डे जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपको 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशुओं में कल्याण कर सकते हैं, पशुओं के जो कल्याण होते हैं ना, तो पशुओं के कल्याण में सुधार, लुप्त प्राप्त प्रजातियों की सुरक्षा और पशुओं के प्रति करुणा को बढ़ावा और लोगों को जागरूक करने के लिए जो है प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा। तो पशुओं को क्या करना है, तो पशुओं को यहाँ पर देखा जाता है, इसका मकसद क्या रहता है, क्यों दिवस मनाते हैं। तो मकसद सिर्फ है पशुओं के प्रति संवेदनशीलता जगाना ही नहीं, बल्कि इंसानों व जानवरों के बीच क्या है, सह अस्तित्व और संरक्षण की भावना को भी क्या करना है, बढ़ाना है। और विश्व का जो कह सकते हैं कि विश्व पशु दिवस पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार आपको मनाया गया था 1925 में हेनरिक जिमरमैन के द्वारा मनाया गया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। और जर्मनी के ये लेखक और पशु अधिकार कार्यकर्ता थे, पशुओं की कह सकते हैं कि सुरक्षा संरक्षण के लिए ये काम करते थे। और इस वर्ष का थीम क्या है, इस वर्ष का थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस वर्ष का थीम, क्योंकि आपको विश्व पशु दिवस का जो है 100 वर्ष पूर्ण रहा है इस बार, है ना, पूरा हो रहा है इस बार। कितना वर्ष, तो ये इस वर्ष जो है आपको 100 वर्ष पूरा हो चुका है। तो 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है इस वर्ष जो है आपको थीम याद रखना है कि थीम क्या है, इंपॉर्टेंट थीम रहेगा, जानवरों को बचाओ और ग्रहों को बचाओ। तो ग्रह को बचाना है और जानवर को बचाना है। तो जानवर बचेगा तो स्वाभाविक बात है कि ग्रह बचेगा, है ना। तो ग्रह को बचाने के लिए आपको क्या बचाना है, जानवरों को बचाना है। तो ये आपका थीम है इस वर्ष 2025 का, आपको थीम है जानवरों को बचाओ और ग्रहों को बचाओ। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि थीम याद रखना है। और प्रतिवर्ष जो है ये कितने तारीख को, तो वर्ल्ड एनिमल जो है प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रहेगा। आसान सा प्रश्न रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर है, आवाज आप लोगों के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज को ठीक करते हैं। चलिए अब उम्मीद है कि आवाज सही आ रहा होगा, है ना। चलिए यहां पर बनाने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो आप लोग जुड़ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको लग रहा है कि अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर कर दीजिए जो कि आपके सहपाठी हो, है ना। चलिए यहां पर बनाते हैं क्या है प्रश्न के एशिया के बारे में बात कर रहे हैं कि एशियाई टेबल टेनिस होने वाला है और चैंपियनशिप 2025 में पूछ रहा है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको नियुक्त कर दिया गया है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए कौन सा हो जाएगा, आंसर सही, तो शरद कमल हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, ये शरद कमल। और शरद कमल जो है भारत के ही रहने वाले हैं और भारत के ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। आप लोगों से प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि शरद कमल जो है इसका किस खेल से संदर्भ रखते हैं, है ना, किस खेल से इनका संबंध है। तो इसका संबंध किस खेल से है, ये भारत के क्या है, ये महान टेनिस, टेबल टेनिस, टेनिस नहीं, ये जो है भारत के टेबल टेनिस, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टेबल टेनिस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
जो टेबल पर रख के जो टेनिस खेला जाता है। तो ये टेबल टेनिस है और टेबल टेनिस के ये महान खिलाड़ी हैं आपको शरद कमल, और इन्हीं को जो है आपको एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 2025 में हो रहा है, इनका क्या नियुक्त किया गया है, ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को सीधे तौर पर पूछा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखना है। और यहां पर जो है प्रश्न है क्या है, एशियाई टेबल टेनिस। तो एशियाई टेबल टेनिस जो है कहां पर हो रहा है, कब से होगा, तो ये याद रखिए। तो टेबल टेनिस जो है आपको 2025 वाला आपको 11 से 15 अक्टूबर को आने वाले दिनों में होगा। तो ये कहां पर होगा, तो ये आपको भुवनेश्वर शहर में होगा। कहां पर होगा, तो ये आपको भुवनेश्वर में होने वाला है। और इस बार से जो है 28वीं ये सीरीज होगा। कब होगा, ये 28वीं सीरीज होगा। और 28वीं सीरीज ये कहां पर, तो ये भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहां पर, ओडिशा में होने वाला है। ये कहां पर होगा, ये ओडिशा में, ठीक है। तो ये ओडिशा में आप ध्यान रखिएगा। और ओडिशा में जो पहली बार इस कार्यक्रम की ये मेजबानी किया जा रहा है, ठीक ना। और इसमें 22 टीमें भाग ले रही है, और जो भी शीर्ष टीमें होंगी वो जो है आपको क्वालिफाई करेगी 2026 विश्व टेबल जो चैंपियनशिप होने वाला है 2026 में, उसके लिए। तो आप लोगों को अभी 2026 में छोड़ दीजिए, 2026 का आपको आवश्यकता नहीं है। अभी सीधे तौर पर याद रखिएगा कि टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है ए शरद कमल, और इनको जो है नियुक्त कर दिया गया ब्रांड एम्बेसडर किसका, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि 2025 में आपको होने वाला है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है आपको कौन, शरद कमल है ना। तो याद रखिएगा शरद कमल को क्या नियुक्त कर दिया, ब्रांड एम्बेसडर। और किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो होने वाला है ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में, उनका इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी माह होगा, अक्टूबर में ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और यहां से जो है लड़कों से जो है आसानी से यह प्रश्न बनता है, लेकिन जो गर्ल्स कैंडिडेट रहती है उनसे जो है ये प्रश्न देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट जब बनाती है वो लोग, खास करके जो भी बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें जो है उन लोगों का ये प्रश्न इस तरह का जो ये प्रश्न तो नहीं कह सकते, इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा जाता है खेल संदर्भित तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न गलत कर देती है ना। क्यों गलत कर देती है, क्योंकि वो लोग जो है देखती नहीं है अच्छे से, खेल सब तो देखती ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ लड़कियां देखती है, अधिकांश लड़कियां तो नहीं देखती। इसलिए जो है जो यहाँ पर आ रही हैं प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा उन लोगों से नहीं बनता है, तो उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। लड़का सब तो आसानी से, लड़का सब मैच देखता है तो आसानी से ये प्रश्न बन जाता है उन लोगों से। चलिए, लेकिन सभी को लेके चलेंगे, और जो हो सकता है कि आज जुड़ रहे हो सकता है कि आज से करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूं, उनके लिए बातचीत करते हैं। यहाँ पर है कल जो है आप देखे होंगे कि कल जो है भारत का एक नया कप्तान बनाया गया, वनडे टीम का नया कप्तान बना दिया गया। किनको बना दिया गया है, सभी को मालूम होगा, है ना। तो यहाँ उसी जगह से एक प्रश्न लिया है कि हाल ही में जो भारत का नया वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का नया वनडे कप्तान किसको नियुक्त कर दिया गया है, आप बताइए यदि आप जान रहे हैं। पेपर आज आप लिए होंगे तो पेपर में सभी जगह आपको नाम छाया हुआ होगा। किसका नाम छाया हुआ रहेगा, तो आपको शुभमन गिल, है ना। पेपर के मुख्य पृष्ठ पर आप देखिएगा तो शुभमन गिल का जो है आपको बड़ा सा तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, रोहित शर्मा के साथ देखने को मिलेगा। तो अब जो है भारत का नया वनडे कप्तान बना दिया गया है, और नया वनडे कप्तान है किनको नियुक्त कर दिया गया है, शुभमन गिल को बना दिया गया है। शुभमन गिल जो है पहले भी टेस्ट के कप्तान थे, अभी भी टेस्ट चल रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, आप देखे होंगे कि टेस्ट चल रहा है और भारत जो है इसमें आसानी से जीत भी जाता है। तो टेस्ट का जो कप्तान थे आपको शुभमन गिल ही थे, और अब जो है इनको बना दिया गया क्या चीज का कप्तान, तो ये वनडे जो कि 50 ओवर वाला होता है, एक दिवसीय मैच होता है, उनका भी कप्तान किनको बना दिया गया है, शुभमन गिल को। रोहित शर्मा पहले कप्तान कौन हुआ करते थे भारत के, तो पहले जो हुआ करते थे रोहित शर्मा हुआ करते थे, और रोहित शर्मा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, कप्तानी के पद से हटा दिया गया। टीम में रहेंगे रोहित शर्मा लेकिन कप्तान नहीं रहेंगे। रोहित शर्मा आपको बता चुके हैं, ये भी प्रश्न करवा चुके हैं कि आपको T20 फॉर्मेट और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि बोले थे कि हम क्या खेलते रहेंगे, आपको एक दिवसीय मैच खेलते रहेंगे। ये भी एक दिवसीय मैच खेलेंगे, विराट कोहली भी एक दिवसीय मैच खेलेंगे, और दोनों जो है टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं। तो अब जो है ये शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए दोनों नजर आएंगे। तो दोनों सीनियर प्लेयर जो है प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, किसकी कप्तानी में खेलते हुए, आपको शुभमन गिल के कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे, है ना। और हाल ही में जो है आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो है भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, समझ रहे होंगे। चलिए आंसर आप लोग दे रहे हैं, क्या नाम रहे, विशाल कुमार। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, आपको क्या कहते हैं सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है आंसर, है ना। चलिए सभी को जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए वो बात बोल नहीं सकते, चलिए यहाँ पर आते हैं, आइए यहाँ पर मिलते हैं और बातचीत जो करना है वो भी करते रहेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं साथ साथ बनाते भी रहेंगे, और हम लोग जो है करंट अफेयर्स तैयार भी करते रहेंगे, है ना।
करंट अफेयर्स तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए तैयार करते रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है भारतीय टीम का क्या कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया, और वनडे और टी20 का ऐलान कर दिया गया। इंटरनेशनल जो सीरीज होने वाला है उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। और इसी में देखने को मिल रहा है क्या, सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो वनडे टीम है, वनडे टीम के जो कप्तान हुआ करते थे रोहित शर्मा के स्थान पर किनको नियुक्त कर दिया गया है। अब याद हो क्या होगा, यदि आप लोग हो सकता है कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो सकता है कि आप पेपर नहीं पढ़ रहे हो, यदि आप देख रहे हैं, आप यहाँ का वीडियो का जो आपको करंट अफेयर्स का सेगमेंट देख रहे हैं, तो आप लोगों को जो है यहाँ से तैयार हो जाएगा। पेपर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। कितना पेपर पढ़िएगा आप लोग, पेपर पढ़िएगा कि इंग्लिश पढ़िएगा कि मैथ बनाइएगा कि रीजनिंग बनाइएगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो 20 मिनट का जो लगभग सेशन चलता है, तो 20 मिनट का आप सेशन देखिए, आपका जो है पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पेपर से जो आप पेपर से प्रश्न निकाल भी नहीं सकते कि पेपर से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, किस किस सब्जेक्ट के संदर्भ में पूछा जा सकता है ना। तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो है कह सकते हैं कि मेहनत करके आप लोगों को सीधे तौर पर जो है खाना परोस के दिया जाता है। तो ये आप फायदा लीजिए इसका। चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहां पर जो है सबसे बड़ा बदलाव वनडे टीम में आपको देखने को मिला है, जिसका कप्तान किनको बना दिया गया है, चयन समिति के द्वारा जो है रोहित शर्मा के स्थान पर शुभमन गिल को बना दिया गया है। समझ रहे हैं बात को, ये वनडे के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं वनडे के बारे में, है ना। और उप कप्तान किनको बनाया गया है, उप कप्तान जो है श्रेयस अय्यर को बना दिया गया है। तो श्रेयस अय्यर को जो है उप कप्तान बनाया गया है। ये वनडे टीम का जब जिम्मेदारी दी गई है इनको, और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जो है वनडे टीम में आपको रखा गया है, ऐसा नहीं है कि इनको हटा दिया गया है। तो वनडे टीम जो ऑस्ट्रेलिया को जो ऐलान किया गया है, इसमें जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों आपको नजर आएंगे, है ना। दोनों जो है 15 सदस्यीय टीम में जो है रखा गया है। पहले जो है हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में। चलिए यहाँ पर दोनों तस्वीर ले लेते हैं साथ में, यहीं से बात कर लेते हैं। अब देखिए, आइए यहां पर आपको ये तस्वीर देख रहे हैं, तो लड़कों से तो सभी आसानी से सभी कोई जानते हैं ये तस्वीर है किसका तस्वीर है। ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा है शुभमन गिल का तस्वीर है ना। तो ये तस्वीर जो आपको देखने को मिल रहा है ये शुभमन गिल का तस्वीर है, और यही जो है भारत के क्या बन चुके हैं, तो आपको वनडे टीम के कप्तान बन चुके हैं। समझ रहे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी इनको दिया गया है। और पहले से ये टेस्ट के आपको कप्तान थे, तो क्या क्या चीज के इनको कप्तान बना दिया गया है, और पहले से थे तो ये टेस्ट के पहले से ही थे। उसके बाद अभी वर्तमान में इनको क्या बना दिया गया है, वनडे के कप्तान बना दिया गया। तो दो फॉर्मेट का कप्तान तो आपको देखने को मिल रहा है। आपको कौन देखने को मिल रहा है, तो ये आपको शुभमन गिल ही देखने को मिल रहा है। यदि बात करें किसका, टी20 का, टी20 में जो है आपको इनको क्या बनाया गया है, वाइस कैप्टन बनाया गया है, अर्थात उप कप्तान। टी20 का ये क्या है, उप कप्तान है। जबकि टी20 का कप्तान कौन है, सभी को मालूम होगा टी20 का कप्तान कौन है। अभी हाल ही में मैच हुआ है ना। तो ये कौन है, सूर्य कुमार यादव है ना। तो सूर्य कुमार यादव बार बार बोल रहे हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट देख रही हैं, है ना, और जो तैयारी कर रही है भार दौड़गा वाला, उनके लिए बात कर रहे हैं। उन आप लोगों से जो गलत हो रहा है प्रश्न, तो आप लोगों के लिए विशेष बात कर रहे हैं। तो टेस्ट और वनडे, तो टेस्ट और वनडे का कप्तान आपको रोहित शर्मा, सॉरी यहाँ पर जो टेस्ट और वनडे का कप्तान किनको, तो ये आपको शुभमन गिल को। बार बार रोहित शर्मा इतने दिनों से है जुबान पे नाम कि रोहित शर्मा बार बार आ जा रहा है ना। तो ये आपको टेस्ट और वनडे का कप्तान शुभमन गिल को, और उसके बाद टी20 के कप्तान आपको पता है कि टी20 ये उप कप्तान है, शुभमन गिल है उप कप्तान है ना। टी20 का आने वाले दिनों में जो है इन्हीं को कप्तान सौंप दिया जाएगा। जैसे ही सूर्य कुमार यादव हटेंगे तो इनको कप्तान सौंप दिया जाएगा। तो भारत के कह सकते हैं तीनों फॉर्मेट के एक तरह से तैयार किया जा रहा है किनको, शुभमन गिल को, कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे। अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में यदि देखेंगे तो वर्तमान में आपको टी20 के कप्तान कौन दिखाई पड़ रहा है, तो टी20 के कप्तान वर्तमान में आपको दिखाई पड़ेंगे कौन, तो सूर्य कुमार यादव है। सभी को भी मालूम होगा, सभी को जानकारी होगा। और जैसे ही ये स्क्वाड जारी किया गया है, तो हम लोग जो है एक नजर देख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार जो है भाग ले रहे हैं। ये वैसे जानकारी इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लिख रहे हैं विशाल जी की तीनों फॉर्मेट के कप्तान एस गिल, नहीं, अभी वर्तमान में तीनों फॉर्मेट का कप्तान जो है शुभमन गिल नहीं है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, है ना। इनको जो है वनडे और किसका, टेस्ट का कप्तान अभी है ये, है ना। टेस्ट के पहले से भी कप्तान थे, और वनडे के अभी वर्तमान में इनको कप्तान बनाया गया, कल के दिन ही बनाया गया चयन समिति के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद टी20 के बारे में बात करें, टी20 कप्तान कौन है वर्तमान में, तो टी20 के कप्तान है अभी वर्तमान में है सूर्य कुमार यादव है। और टी20 के ये उप कप्तान है, ये क्या है, टी20 के ये उप कप्तान है। आने वाले दिनों में भविष्य ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है यही आपको तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात बोल रहे हैं, समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे बात को, ठीक है। अब यहां पर एक नजर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं और पहली बार भाग भी देखने को मिलेगा। 15 सदस्यीय टीम जो है, सबसे पहले तस्वीर से समझ में आ जाना चाहिए। तस्वीर जैसे है आपको क्या चीज का है, शुभमन गिल का। तो शुभमन गिल का इसका अर्थ क्या है
कि आपको ये जो है किसके लिए, वनडे के बारे में बात कर रहे हैं, ओडीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको कैप्टन देखते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये शुभमन गिल ही है, साथ में जो है आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे रोहित शर्मा भी दिखाई पड़ेंगे साथ में। उसके बाद आपको विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर उप कप्तान यहाँ पर रहेंगे, अक्षर पटेल है, उसके बाद केएल राहुल विकेट कीपर रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, आपको यहाँ पर एक नए खिलाड़ी का देखने को मिल रहा है, उदय देखने को मिल रहा है, कौन, नीतीश कुमार रेड्डी देखने को मिल रहा है ना। जल्दी से बात कर लेते हैं, ये आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे, हर्षित राणा रहेंगे, मोहम्मद सिराज रहेंगे, अर्शदीप रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल दूसरे विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर लेके हम लोग जा रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज लेके जाएंगे, कौन सा, ओपनिंग बल्लेबाज। हो सकता है कि यदि रोहित शर्मा खेलना, किसी को हो सकता है कि यदि तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, या चोटिल हो जाए, तो एक हम लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे एक्स्ट्रा क्या, ओपनर बल्लेबाज लेके जाएंगे। तो और उनका क्या नाम रहेगा, यशस्वी जायसवाल रहेगा। ये आपको स्क्वाड हो चुका क्या चीज का, तो ये आपको वनडे का। यदि बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की तस्वीर है, तो सूर्य कुमार यादव की तस्वीर है तो समझ चुके हैं कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन है किसका, आपको टी20 फॉर्मेट के तहत, दोनों फॉर्मेट में खेला जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा तो सूर्य कुमार यादव रहेंगे। और यहाँ पर जो है आपको शुभमन गिल क्या है, आपको वाइस कैप्टन है, उप कप्तान है, और साथ साथ में जो रहेंगे ओपनिंग करने देखते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी। अब देखिए नीतीश कुमार रेड्डी जो है आपको यहां पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी इस जगह भी दिखाई पड़ रहे हैं, और टेस्ट में भी नीतीश कुमार रेड्डी। तो एक उभरता खिलाड़ी आपको दिखाई पड़ेगा नीतीश कुमार रेड्डी, है ना, जो कि आपको तीनों फॉर्मेट में दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं कि जो कि तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। और यहाँ पर आपको देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको जसप्रीत बुमराह, वनडे में जो है इस बार जसप्रीत बुमराह को मौका नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर आराम दिया गया है, लेकिन आपको टी20 फॉर्मेट में वो खेलेंगे। शिवम दुबे रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे, और यहाँ पर जो है विकेट कीपर देखने को मिलेगा कौन, आपको जितेश शर्मा। यहाँ पर आपको ध्रुव जुरेल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको कौन देखने को मिल रहा है, नए खिलाड़ी के तौर पर देख सकते हैं जितेश शर्मा को मौका कह सकते हैं कि मिला हुआ है, यहाँ पर इनको भी लेके जाएंगे। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह यहाँ पर खेलेंगे, उसके बाद आपको अर्शदीप सिंह रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे, हर्षित राणा रहेंगे, संजू सैमसन रहेंगे, रिंकू सिंह रहेंगे, है ना। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर रहेंगे। तो ये आपको 15-15 सदस्यीय टीम हो गया। ये आपको जानकारी के लिए केवल सिर्फ बता रहे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चले। तो ये आपको नया कप्तान क्या क्या है सभी के बारे में बता चुके हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और हाल ही में जो है निर्मला सीतारमण जो हम लोगों की क्या है वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है एक जागरूकता अभियान स्टार्ट किया गया। क्या है जागरूकता अभियान, किस संदर्भ में है, उस पर बातचीत करेंगे। और आप लोगों से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो आप लोगों को बताते चल रहे हैं कि हाल ही में जो है प्रश्न बना सकते हैं आप लोग, यदि बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं साथ साथ, है ना। तो ये जो है आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 4 अक्टूबर 2025 को अर्थात कल के दिन जो है यहाँ पर जो है एक अभियान लॉन्च किया गया है, और राष्ट्रव्यापी ये जागरूकता अभियान है। और पूछा जा रहा है कि यही अभियान का क्या नाम है, इस अभियान का क्या नाम है जो अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों से संबंधित है ना, वैसे संबंधित है जिसका सकता है कि एक तरह से जो उसका खो गया है संपत्ति, है ना, और उस संपत्ति के बारे में हो सकता है कि आपके पास जानकारी नहीं हो, लेकिन आपका वो संपत्ति है, तो उस पे जो है आप क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों की से ये संबंधित है, और ये राष्ट्रव्यापी है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में स्टार्ट भले किया गया है, गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट किया गया, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि आप लोगों को ये अभियान का नाम क्या है, बता सकते हैं आंसर आप लोग जो आंसर दे रहे हैं सर। लेकिन मेरिट में चलिए आप जो लिख रहे हैं, चलिए आइएगा ऑफलाइन क्लास में आइएगा, तब बातचीत करेंगे उस सब मैटर पे, ठीक है। जो आप चीज बात विशाल जी लिख रहे हैं, ये सब बातों पर जो है जब यदि आप यहाँ से जुड़े होंगे, सर से जुड़े होंगे, तो आप लोगों को जो है ऑफलाइन पे ये सब विशेष बातचीत होगी, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न जो है यहाँ सीधे तौर पर आते हैं, आंसर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आपकी पूंजी आपका अधिकार। लाइन देखिए, अब इसी तरह का सभी जगह ऑप्शन है। जब परीक्षा में इस तरह का पूछा जाता है तो वहां पर परेशानी का सबब देखने को मिलता है। यहाँ पर तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन परीक्षा में जो है आपको हो सकता है कि करंट अफेयर्स के बाद आपको ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद हो सकता है मैथ है, मैथ के बाद हो सकता है आपको रीजनिंग है। तो वहां पर जो है दिमाग आपका पूर्णतः क्या रहना चाहिए, शार्प रहना चाहिए। और ऐसे प्रश्न जो है अच्छे से कवर रहता है, तभी बनाया जा सकता है परीक्षा में। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार, किसी तरह से पढ़ सकते हैं, या आपका पूंजी आपका अधिकार, या आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कल के दिन ही जो है आपको निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आपको राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट किया गया, जो कि राष्ट्रव्यापी है ना, पूरे देश में ये कह सकते हैं कि आपको स्टार्ट किया जा रहा है।
और कितने तारीख से? तो ये 4 अक्टूबर से, है ना। और इसका अभियान जो है कह सकते हैं कि कहां से इसका उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन जो है आपको गांधीनगर गुजरात से किया गया है। गांधीनगर गुजरात में है तो आपको गांधीनगर से उद्घाटन किया गया है। और यह पहल जो है किस क्षेत्र में? तो वित्तीय क्षेत्र के लिए संबंधित है। किस क्षेत्र से है? वित्तीय क्षेत्र से। तो यदि हो सकता, ऐसे भी व्यक्ति आप लोग देखे होंगे, कभी कभी ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा सामाजिक तौर पर कि उनको जो है फिलहाल जो है जानकारी ही नहीं था कि ये उन्हीं की संपत्ति है या उन्हीं के नाम पर ये जमीन है। उनके हो सकता है कि किसी न किसी खानदान के नाम पे जमीन हो और उनको पता ना हो। तो वैसे संपत्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? सरकार के पास आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपको खोया हुआ जमीन है तो सरकार का जो खोया हुआ, जो आप कह सकते हैं कि सरकार के पास है और आपका जमीन है, तो ऐसे के लिए क्या सकते हैं? लावारिस, इसको क्या बोला जाता है? लावारिस संपत्तियों पर जो है राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नाम क्या है? नाम शीर्षक याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आपको याद रखना है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार। क्या है? आपकी पूंजी आपका अधिकार। क्लेम कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि कोई जमीन आपके नाम पे है या कोई संपत्ति आपके नाम पर है जो पहले आपका पूर्वज का हुआ करता था लेकिन अभी जो है किसी और के पास है, और वो जो है धोखाधड़ी से अपने पास, वो अपने पास रखा हुआ है, या हो सकता है कि आपका सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया है? उस संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया गया हो, तो आप जो है इस पे क्या कर सकते हैं? इस लवारिस संपत्ति पर आप अधिकार कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न, अभी आप लोगों का मौसम कैसा है? आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है? आप देख ही रहे होंगे मौसम कैसा है, पूरे कह सकते हैं ये जो है प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, ये चक्रवात का प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या चीज का प्रभाव देखने को मिल रहा है? ये चक्रवात का प्रभाव देखने को मिल रहा है ना। और चक्रवात का प्रभाव, तो चक्रवात आया कहां पर है बाबू? चक्रवात कहीं ना कहीं आया होगा ना। तो ये चक्रवात से संबंधित प्रश्न है और चक्रवात से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है ये बात करेंगे, विशेष बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चक्रवात अब नहीं पढ़ाएंगे आपको, ऐसा चक्रवात पढ़ाने लगेंगे तब तो ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाएंगे, है ना। करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर बातचीत करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं किस सागर के बारे में? अरब सागर के बारे में। तो यहां पर जो है आप लोगों को प्रश्न है, देखिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं, क्या है कि अरब सागर में, है ना। अब आप समझ चुके होंगे कि अरब सागर किस क्षेत्र का है। यदि आपको मैप पढ़े होंगे तो अच्छे से पता चल गया होगा। अरब सागर में जो है चक्रवात किस कारण से अक्टूबर 2025 की शुरुआत में जो है विकसित हुआ है? ये अभी स्टार्ट है। चक्रवात क्या है? स्टार्ट है, अभी तट पर आया भी नहीं है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये अक्टूबर शुरुआत से ही क्या हुआ है, तो आपको ये चक्रवात स्टार्ट हो चुका है। और किस वजह से पूछ रहा है कि कारण क्या है? ये कारण पूछ रहा है कि कारण क्या, ऐसा क्या कारण हुआ है जो अरब सागर में आपको चक्रवात देखने को मिल रहा है। चलिए क्या आंसर क्या लिख रहे हैं? मालूम आ गया है? मालूम है? चलिए अच्छी बात है, यदि मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप आइएगा तो मालूम हो जाएगा, सभी बातें मालूम हो जाएगा, कोई बात नहीं। यदि आपको यहाँ पे जो है केवल ये बात कर रहे हैं कि यदि आप कहीं से देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, तो आप जो है आप लोगों के लिए मिल रहा है जो भी करंट अफेयर्स आप तैयार करिए। अब देखिए आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर जो है अरब सागर में चक्रवात किस कारण से अक्टूबर 2025 की शुरुआत में विकसित हुआ है? तो आंसर आप दे सकते हैं। क्या आंसर है? लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या उत्तरी ध्रुवीय हवाएं की वजह से है, या मानसून के अवशेष की वजह से है, या भूकंपीय गतिविधि की वजह से है, या कम दबाव क्षेत्र और गर्म समुद्री जल की वजह से? क्या आपको लग रहा है आंसर? तो ये इसका आंसर जो आपको लग रहा है, तो बता सकते हैं आंसर? अभी तक तो लिखिए नहीं, आप जल्दी से लिखिए, है ना। जो आंसर आपको लग रहा है तो आप लिख सकते हैं। आप देखिए हट जाते हैं आपके सामने से, आसानी से आप बना सकते हैं ना। तो इसका आंसर चलिए, जब तक यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं जानते तो यहाँ पर हम हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। या आप किसी भी विषय को नहीं पढ़े हैं तो किसी भी विषय को नहीं पढ़े हैं तो वो भी रिवीजन, आपको सभी विषय का रिवीजन, देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है रिवीजन कुछ ना कुछ आपका जीएस का भी होता चलेगा, जिससे होगा कि आपको पता भी ये चलेगा कि कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, किस जगह से यदि प्रश्न उठाएगा तो कहां से उठाएगा, चक्रवात से क्या उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। यदि मुद्दा बना हुआ रहता है करंट में तो उठाया जा सकता है ना। चलिए ये पे आपको जो देखने को मिल रहा है, यदि आप कहीं पर भी पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे या किसी भी शिक्षक से आप पढ़े होंगे, तो आपको देखने को मिला होगा, आपको ये पढ़ाते हैं कि कम दबाव क्षेत्र और गर्म समुद्री जल, है ना, इसके बारे में। और यही कारण बन रहा है क्या कि कम दबाव का क्षेत्र जैसे ही बन रहा है किस क्षेत्र में, तो अरब सागर में, तो यहाँ पर आपको उठते हुए दिखाई पड़ रहा है चक्रवात दिखाई। और अब देखिए यहाँ पर अब नाम नहीं लिखे हैं चक्रवात का, लेकिन नाम भी पूछा जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अरब सागर में जो हाल फिलहाल में जो अक्टूबर माह में देखने को मिला था, एक चक्रवात देखने को मिला था, इसका क्या नाम है ना। प्रश्न ये भी बनाया जा सकता है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको शक्ति नाम है। क्या नाम है? शक्ति नाम है। ये तो एक देखिए, एक तो ये प्रश्न हो सकता है कि चक्रवात का क्या नाम है, तो चक्रवात का नाम क्या है? शक्ति नाम है। एक ये प्रश्न हुआ। तीसरे तरीके से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शक्ति चक्रवात जो है आपको किस सागर में आया,
सागर आपको 4-5 सागर का नाम दे देगा, जैसे कि अरब सागर दे देगा, अंडमान सागर दे देगा, हिंद महासागर दे देगा, बंगाल की खाड़ी दे देगा। तो किसी प्रकार से पूछे तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो शक्ति जो आपको देखने को मिल रहा है, कहां पर देखने को मिल रहा है, ये अरब सागर में देखने को मिल रहा है। और ये भी पूछा जा सकता है, ये चक्रवात जो है, शक्ति चक्रवात जो है, ये चक्रवात का नाम किसने दिया था? आपको अरब सागर में जो शक्ति चक्रवात देखने को मिला था अक्टूबर माह में, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो इस शक्ति का जो नामकरण क्या है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये नामकरण किया गया है श्रीलंका। देख रहे हैं ना प्रश्न, एक प्रश्न से बहुत सारा प्रश्न बनाया जा सकता है। ये आप उसी वक्त अच्छे से बना सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे, है ना। जब अच्छे से आप नहीं पढ़े रहेंगे प्रश्न को, तो आप नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न से कितना प्रश्न तैयार किया जा सकता है ना। सबसे पहले चक्रवात किस वजह से आया, किस कारण से? तो ये कम दबाव, है ना, कम दबाव क्षेत्र और गर्म समुद्री जल की वजह से। उसके बाद चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात का नाम क्या है? तो शक्ति नाम है। ये आपको पूछा जा सकता है कि किस सागर में आया, तो सागर आप याद रखिएगा अरब सागर के क्षेत्र में। और शक्ति नामकरण जो है किस देश के द्वारा दिया गया? तो नामकरण जो है इसका किया गया इस बार श्रीलंका के द्वारा किया गया, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, टीचर के द्वारा ये पढ़ाया गया होगा कि जो नामकरण किया जाता है कितने देशों के द्वारा? तो 13 देशों के द्वारा। हिंद महासागर के 13 देश ऐसे हैं जो कि नामकरण करते हैं, है ना। उनके द्वारा लिस्ट जारी कर दिया जाता है और उसी के द्वारा जो है अल्फाबेटिकल तरीके से जो है नाम आता है। जैसे इस बार श्रीलंका आया, तो अगले बार जो नाम आएगा वियतनाम का नाम आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, कुछ कुछ है नाम आपको बताते हैं, आगे चल के आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर जो है आपको कुछ कुछ जो है, आपको थाईलैंड है ना, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब जो देश है। आपको वियतनाम हम बोल दिए थे, जब वियतनाम नहीं होगा थाईलैंड होगा, ठीक है, सॉरी थाईलैंड होगा, है ना। चलिए यहाँ पर जो आपको, चलिए आगे चल के वो बात करते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि क्या पेपर में लिखा हुआ है आपके लिए, है ना। आप देखिएगा तो आपको हिंदू पेपर में क्या, हिंदू जो आपको देखने को मिल रहा है उस पेपर में क्या नहीं देखने को मिल रहा है। तो अरब सागर में जो है अक्टूबर 2025 की शुरुआत में जो है चक्रवात विकसित होने की मुख्य कारण जो देखने को मिल रहा है, क्या? कम दबाव क्षेत्र और गर्म समुद्री जल था, जो कि चक्रवातों के निर्माण और तीव्रता के बढ़ाने में ये क्या होती है? परिस्थितियां बनती है। तो परिस्थितियां क्या है? कम दबाव क्षेत्र और गर्म समुद्री जल है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है अरब सागर के गर्म होते पानी जो है ये तूफान और तीव्र होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता ही है कि समुद्री का जो जल का जो है धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है। और जब गर्म होगा तो तूफान को क्या करेगा? और ये तीव्र कर देगा। और देख लेते हैं कि मानसून के पश्चात जो है ये आपको देखने को मिलेगा, यह प्रक्रिया अधिक सक्रिय रहती है, जिसके कारण क्या होती है? चक्रवात का ये यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। एक तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, और आपको ज्योग्राफी में जो है इसके बारे में विस्तार से शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया होगा। जहां पर भी पढ़े होंगे पढ़ाया गया। यदि नहीं पढ़ाया गया है शिक्षक के द्वारा, तो ये आप कहां पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंडेंट करता है कि आप कहां पढ़ रहे हैं ना, क्या आपको दिया जा रहा है। चलिए यहां पर देख लेते हैं आपको। अब देखिए क्या क्या प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि यह नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो यह नाम जो है चक्रवात का जो नाम अरब सागर में आया था किसके द्वारा? बता है चूंकि श्रीलंका के द्वारा। दरअसल इस बार जो है साइक्लोन के नामकरण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये श्रीलंका की थी। तो श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया। आसान सा, पहले बता चुके हैं आपको। और यह प्रक्रिया जो है विश्व मौसम संगठन, एक संगठन है, तो संगठन के द्वारा जो है, संगठन के साथ जो एशिया प्रशांत के आर्थिक सामाजिक एक ये भी संगठन है, इन दोनों के द्वारा जो है दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है कि किन किन का जो कोई भी तूफान आता है तो उसका नाम कौन रखेगा, है ना। अब आइए बात कर लेते हैं केवल हिंद महासागर। अभी पूरे विश्व के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल हिंद महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। जो हिंद महासागर के जो तटीय अवस्थित जो कुछ देश हैं उसके द्वारा चक्रवात का नामकरण किया जाता है। किन किन देशों के द्वारा किया जाता है? देखिए शुरुआती अवस्था में जो है इसमें केवल 8 देश थे, और इसका पहल भारत के द्वारा ही किया गया था। और ये कब? तो 2004 में। 2004 में आपको पता है कि सुनामी आया था, है ना। सुनामी के बाद जो है एक ऐसा सोचा गया कि कुछ ना कुछ क्या किया जाए, जो चक्रवात आता है, तूफान आता है, उसका क्या किया जाए? नामकरण किया जाए, जिससे क्या होता है? जन जागरूकता बढ़ाने में आसानी हो। जैसे अभी देखिए, जैसे अभी आया है चक्रवात, तो उसका नाम क्या रख दिया है? शक्ति। तो आपको सभी को दिमाग में आएगा शक्ति क्या है, शक्ति क्या है? तो शक्ति क्या है? आपको चक्रवात है, ठीक है। इस तरह से क्या होती है कि जन जागरूकता और याद रखने में भी सुविधा होती है, जन जागरूकता करने में भी सुविधा होती है, जागरूक करने में, व्यक्ति को जागरूक करने में भी सुविधा होती है। और आसान रहता है कि हाँ कौन से वर्ष में कौन सा तूफान आया, कौन सा चक्रवात आया, तो वो याद रखना भी सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो 8 देशों में जो है, जिसमें भारत के द्वारा जो है ये नामकरण किया गया था। अब इन 8 देशों में देखिए कौन कौन सा देश है। तो बांग्लादेश है, पड़ोसी देश है भारत का, भारत तो है ही, बांग्लादेश, आपको भारत, उसके बाद मालदीव, उसके बाद म्यांमार, ओमान है, पाकिस्तान भी है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। ये आपको 8 देश है। और इसी 8 देश के साथ जो है 2018 में जो है ये पड़ोसी देश कुछ कुछ जो और हैं, जैसे ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, यमन है। ये सभी देश आपको दिखने में मिलेगा। इसको जो है तट मिलता है हिंद महासागर का। ये सभी देश आपको हिंद महासागर के तट पर कहीं ना कहीं अवस्थित है।
और ये 13 देश, तो आपको 8 वहां पर और 5 यहां पर, तो 8 5 कितने 13 देश हो गए, ये 13 देश। तो 13 देशों का ये संगठन है आपको हिंद महासागर में, जिसके द्वारा चक्रवातों का नामकरण किया जाता है और अल्फाबेटिकल किया जाता है। जैसे कि इस बार श्रीलंका किया था, अगले बार हो सकता है कि थाईलैंड करे, हो सकता है कि अगले बार उसके बाद भारत करे। इस तरह से जो है अलग अलग सभी देशों को वहां पर लिस्टेड किया गया है और उसका सभी अपना नामकरण कर चुका है ना, सभी लिस्ट दे चुका है। ऐसा नहीं कि ये लिस्ट बाद में देता है, चक्रवात आ चुका होता है तब नाम देता है, लिस्ट पहले ही दिया जा चुका होता है। और जो हाल फिलहाल में जो लिस्ट जारी किया गया उसका ये पहला नाम है, इसका क्या नाम है, तो शक्ति नाम है। याद रहना चाहिए, अच्छे से याद रहना चाहिए, जितना बातचीत किए हैं उतना बातचीत आपको याद रहना चाहिए। चक्रवात का टॉपिक आपको विशेष करके पढ़ाया जाएगा, कहां पर पढ़ाया जाएगा, तो आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाया। चक्रवात क्या होता है ना, साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होती है, ये सब जो है विशेष आपको कहां पर मिलेगा। आप चक्रवात में कैसे बच सकते हैं, है ना, चक्रवात का भी आंख होता है, चक्रवात का आंख क्या होता है, नहीं होता है, ये सब जानकारी आपको मिलेगा कहां पर, आपको सभी जगह जानकारी मिलेगा कहां पर, ज्योग्राफी की क्लास में मिलेगा। केवल यहां पर रहेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही रहेंगे। करंट अफेयर्स पर क्या क्या पूछा जा सकता है प्रश्न, वही बात करेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न जो है आसान प्रश्न है, प्रश्न आसान है लेकिन आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपको आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ भी आसान नजर आएगा। क्या है, भारत में जो है हाल ही में जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है, झुग्गी मुक्त, झुग्गी समझते हैं ना, नहीं समझ रहे झुग्गी, अरे तो छोटे छोटे जो देखते होंगे शहर, जब जाइएगा दिल्ली से में आपको बहुत देखने को मिलेगा, पटना में भी देखने को मिलेगा, किसी भी आपको शहर में देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे जो है और तंबू टांग के जो टांगे वो क्या कर लेता है, घर बना लेता है, उसी को झुग्गी झोपड़ी सब कहते हैं। छोटे छोटे सड़क के किनारे घर, वो कह सकता है कि परमिशन नहीं रहता है, लेकिन परमिशन के बगैर जो है घर तैयार कर लिया जाता है, तो झुग्गी झोपड़ी आप लोगों को पता होगा, है ना। तो यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है कौन सा, कह सकता है कि कौन सा शहर बन गया है, तो झुग्गी मुक्त, भारत का पहला झुग्गी मुक्त। वहां पर एक भी झुग्गी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिनको झुग्गी किन्हीं को यदि बनाते हुए देखा जाएगा तो ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं कि भगा नहीं दे, उनको जो है पुनर्वास किया जाएगा, उनको कहेगा कि अरे आपको घर नहीं है रहने की, तो आप झुग्गी में मत रहिए, आपको जो है हम घर बना के देंगे, क्यों झुग्गी में रहिएगा, तो उसको भगा नहीं रहा है सरकार। ऐसा नहीं कि झुग्गी एकदम हटा दे। दिल्ली में क्या हो रही है, झुग्गी पर जो है बुलडोजर चल दिया जा रहा है ना। तो यहां पर जो है अब ये कौन सा शहर है वो बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, यदि आपसे बन रहा है तो अब अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो है बनाने के लिए, है ना। चलिए अच्छा है विशाल जी, कमेंट करते रहिए और उसके बाद जो है बनाते भी रहिए, है ना, साथ साथ बनाते भी रहिए। जो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आंसर क्या हो रहा है, और आंसर ABCD करके मत लिखिएगा। आंसर आपको जैसे लिख लगे कि हाँ 6 का जो भी लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि चंडीगढ़, यदि लग रहा है गुरुग्राम लग रहा है, यदि राजगीर लग रहा है, भोपाल लग रहा है, जो भी आपको आंसर लग रहा है कि उचित आंसर है, उस तरह से नाम लिखिए, जिससे कि पता चले आसानी से। सिर्फ नाम लिखना है, समझ में आ जाएगा कि हाँ आप किसके लिए लिख रहे हैं। क्या भोपाल लिख रहे हैं, यदि गलत हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। बात करेंगे, आंसर जो है भोपाल नहीं होगा, ठीक है। यदि बात कर लेते, आइए बात कर लेते, सीधे तौर पर बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका पहला झुग्गी वाला कह सकते हैं कि पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है कौन सा है, चंडीगढ़ है। कौन सा शहर है, तो ये चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ का जैसे ही नाम आता है, चंडीगढ़ के बारे में विशेष करके हम लोग बातचीत करेंगे। समझ चुके हैं ना, आंसर क्या होगा, आंसर चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ आपको पता होगा चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, जब तक हम लोग बातचीत करते हैं तब तक जल्दी से बताइए चंडीगढ़ किसकी राजधानी है। चंडीगढ़ जो आपको राजधानी है नहीं पता है, पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, ठीक है, सभी को मालूम है कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी है। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। तो चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा 2 राज्यों की राजधानी है, जो कि राज्य है आपको हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। क्यों 2 राज्यों की राजधानी, क्यों चंडीगढ़ को रखना पड़ा, उस पर भी बातचीत करेंगे। और चंडीगढ़ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे, चंडीगढ़ को क्यों बनाना पड़ा, आवश्यकता क्यों पड़ गई चंडीगढ़ को बनाना। चंडीगढ़ पहले नहीं था, 1947 की यदि बात करें, 1947 से पहले आपको चंडीगढ़ कहीं नहीं देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ को बनाया गया है ना। और चंडीगढ़ जो है नाम रखा गया है आपको पंचकुला। जब जाइएगा आप हरियाणा जाइएगा तो हरियाणा में क्या है, एक पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, और पंचकुला में जो है एक किला का नाम है चंडिका किला। किस नाम है, चंडिका किला। और वहीं पर जो है एक देवी की कह सकते हैं कि मंदिर कह सकते हैं, मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चंडी, जो चंडी देवी होती है, जो दुर्गा से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, दुर्गा का एक रूप देखने को मिलता है कि चंडी देवी, तो चंडी देवी कह सकते हैं या चंडिका किला कह सकते हैं, जो कि पंचकुला में देखने को मिलता है, उसी के नाम पर रखा गया है, चंडीगढ़ नाम रखा गया है ना। तो ये आपको तो हिस्ट्री होगा, ये चंडीगढ़ नाम रखा गया। और चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, अभी वर्तमान में देखिएगा तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है ये पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर क्या किया गया है, झुग्गी मुक्त घोषित किया गया है। क्या कर दिया गया है, झुग्गी मुक्त। याद रहेगा, ये तो प्रश्न हो गया झुग्गी मुक्त, ये जो करंट अफेयर से संदर्भित था, ये आपका प्रश्न बन चुका। अब देखिए बात करेंगे कि चंडीगढ़ का इतिहास क्या है। ये आपको आपके लिए
पूछा जाता है कभी कभी आपको किससे संदर्भित, जीएस से संदर्भित पूछा जाता है कि चंडीगढ़ का इतिहास क्या रहा है ना। पंजाब एंड हरियाणा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना, जो आपसे पूछे थे बातचीत करने के दौरान, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, पंजाब और हरियाणा। आइए बातचीत कर लेते हैं। यदि जानकारी है आपके पास तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो आप उस जानकारी को क्या करना है, अपने आप में बढ़ाने की कोशिश करना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 1947 यहां लिखा हुआ है ना, तो 1947 में देखते हैं कि हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि भारत का विभाजन होता है। क्या होता है, भारत का विभाजन होता है। और भारत का विभाजन होता है, अभी हम केवल बात करें पूरे विभाजन पर, आप बात नहीं करेंगे, केवल अब बात करेंगे किस पे, पंजाब पर, केवल पंजाब पर बात करेंगे। और जब पंजाब राज्य हुआ करता, तो 1947 से पहले बात कर रहे हैं कि 1947 से यदि पहले बात करते थे पंजाब, और पंजाब की राजधानी क्या थी, यहां पर लिख देते हैं पंजाब। और पंजाब की राजधानी बताइए, पंजाब की राजधानी यदि आप बात करें कि पंजाब की राजधानी है ना, तो पंजाब की राजधानी क्या हुआ करती थी 1947 से पहले, जानकारी है, जानकारी है तो लिखने की कोशिश कीजिए, यदि जानकारी नहीं है तो आपको बताते हैं। पंजाब की राजधानी जो हुआ करती थी, आपको लिखा हुआ भी है, लाहौर। क्या हुआ करती थी, लाहौर। पढ़े होंगे आप लोग लाहौर के बारे में, एकदम विस्तार से पढ़े होंगे लाहौर के बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। क्या हुआ करती थी, पंजाब की जो राजधानी थी, पंजाब की जो राजधानी, क्या ये आपको कलर दिखाई पड़ रहा है जो लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना, इस कलर को हटाते हैं, दूसरा कलर यूज करते हैं, आपको समझ में आएगा आसानी से। चलिए अब समझ में आएगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको लिख चुके हैं, आप समझ चुके होंगे कि पंजाब को बता चुके हैं कि पंजाब और पंजाब की राजधानी क्या हुआ 1947 से पहले बात कर रहे हैं। 1947 से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी, लाहौर थी, ठीक है, ये तो लाहौर थी 1947। अब देखिए होता क्या है कि जब एक तरह से कह सकते हैं बंटवारा होता है, तो आपको पता है कि पंजाब, जो आधा पंजाब भारत को दिया जाता है, आधा पंजाब किसको दे दिया जाता है, पाकिस्तान को दे दिया जाता है। और जिस क्षेत्र में राजधानी थी, वो राजधानी किसको मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया। तो भारत के पास केवल बचा राज्य बचा, और अब यहां पर राजधानी बचा, जो भारत के पास बचा वो राजधानी नहीं बचा। तो राजधानी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया शहर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो उस वक्त के जो हम लोगों के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक व्यक्ति को सौंपते हैं कि इसके लिए क्या करो, एक नया राजधानी बनाओ, है ना। विभाजन के बाद जो है लाहौर पाकिस्तान में जाने के बाद क्या होता है, पंजाब राज्य की एक नई राजधानी की आवश्यकता पड़ती है। और नई राजधानी जब जरूरत पड़ती है, तो एक फ्रांसीसी वास्तुकार रहता है, उसका नाम क्या रहता है, ली कार्बोजिए रहता है। नाम क्या रहता है, ली कार्बोजिए। और इस नाम को जो है आपको अच्छे से याद रखना है, VVI कर याद रखना है ना, किसका नाम, तो ये आपको जो फ्रांसीसी वास्तुकार है ली कार्बोजिए, इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि ली कार्बोजिए जो है फ्रांसीसी वास्तुकार है। और यही क्या करते हैं, आपको तैयार करते हैं किसका, ये चंडीगढ़ का कह सकते हैं कि कैसे चंडीगढ़ बनेगा, और चंडीगढ़ नए तरीके से कैसे बनेगा, और किसकी राजधानी, तो पंजाब की राजधानी, समझ रहे हैं। तो ये एक नया शहर तैयार करते हैं। और ये वास्तुकार बहुत बार पूछा गया है कि चंडीगढ़ के जो वास्तुकार हैं कौन है। नींव यदि पूछे कि नींव किसके द्वारा तैयार किया गया, तो नींव जो है, जब भी नींव पूछे तो नींव स्वाभाविक बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन पूछे कि वास्तुकार कौन थे, उसको बनावट कौन किया, बनाया कौन, कि किस तरह से उस कह सकते हैं कि सुयोजित नगर योजना होनी चाहिए, एकदम निश्चित वे में रास्ता होना चाहिए, नाला होना चाहिए, बिजली बल्ब सब जो होता है सब, और पानी की व्यवस्था एक निश्चित वे में होनी चाहिए। ये शहर बनाए जाने की कह सकते हैं कि वास्तुकार थे ये ली कार्बोजिए, जो कि फ्रांसीसी थे, ठीक है। ये आपको हो चुका है यहां तक। और 1952 में देखने को मिलता है कि इसकी नींव रखी गई थी, और 1953 में जो है इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। तो ये तो कहानी हो चुकी है पहले की। अब देखिए, अब फिर से आते हैं 1966 में। ये 1966 के पहले आप समझ चुके हैं कि आपको राजधानी, पंजाब की राजधानी क्या बना दी गई, तो आपको चंडीगढ़ बना दी गई, समझ रहे हैं बात को। अब 1966 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया गया होगा कि 1966 में पंजाब का क्या होता है, फिर से विभाजन होता है। पंजाब का क्या होता है, इस बार भारत का ही पंजाब का। तो भारत के पंजाब को कह सकते हैं कि दो राज्यों में भाषाई आधार पर भी आपको पढ़ाया गया कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य था। तो भाषाई आधार पर यदि बात करें तो आपको 1956 ईस्वी में तैयार हो रहा है कौन सा राज्य, ये तैयार हो रहा है आपको आंध्रा, है ना, आंध्र प्रदेश। कहीं कहीं पर आपको 53 लिखा होगा, 1953 में नहीं, 1953 में फजल अली कमेटी है, वो छोड़ देना है आपको। डायरेक्ट गठन कब होता है, यहाँ पर गठन बात कर रहे हैं ना, गठन के बारे में बात। गठन आपको 1956 में हो रहा है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है, ठीक है। ये भाषाई आधार पर पहला राज्य है। और उसके बाद आपको जो देखने को मिलता है, भाषाई आधार पर ही आपको जो देखने को मिलता है, पंजाब का क्या होता है, विभाजन होता है, समझ रहे हैं। पंजाब जो पंजाबी भाषा के हैं उसको पंजाब राज्य रखा गया है, जो हिंदी भाषी हैं उसको रखा गया, क्या रखा गया, हरियाणा रखा गया। तो 1966 इसमें विभाजन के बाद क्या होता है, इसको जो है चंडीगढ़ को जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा, किताब में जो लिखा है वो समझ में आएगा, आपको ऐसे बातचीत करेंगे समझ में आ जाएगा।
तो आपको चंडीगढ़, स्वाभाविक बात है कि चंडीगढ़ क्या था, तो आपको राजधानी पंजाब का। जब विभाजन होता है तो विभाजन होता है तो अब पंजाब वाले बोलते हैं क्या कि चंडीगढ़ हमको चाहिए, है ना, और उसके बाद ये हरियाणा वाला बोलता है कि चंडीगढ़ हमको चाहिए। दोनों राजधानी मांग कर रहा है कि चंडीगढ़ जो एक तो नया शहर तैयार किया गया है और उसके बाद दोनों सोचता है कि हमको एक राजधानी खुद ब खुद मिल जाए, है ना, बनाना ना पड़े, ठीक है, किसी को विकसित ना करना पड़े। तो स्वाभाविक बात है कि दोनों डिमांड करेगा, दोनों राज्य डिमांड करेगा, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक राज्य, आपको उदाहरण के तौर पर 2014 वाला बता देते हैं। तो 2014 आप लोग देखे होंगे कि भारत में एक राज्य का उदय होता है 2 जून 2014 को। किस राज्य का? तेलंगाना का। और तेलंगाना का जब उदय होता है तो तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी, दोनों की संयुक्त राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। 2024 तक 10 वर्षों के लिए रखा गया। अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी, आपको बार बार बताते हैं कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी अमरावती है, लेकिन 10 वर्षों तक क्या हुआ करते थे? हैदराबाद हुआ करते थे। अब लेकिन उसी आधार पर देखिए यहाँ पर कि पंजाब और हरियाणा दोनों जब डिमांड कर रहा था तो जो प्रधानमंत्री उस वक्त के थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा कहा ऐसा क्या कि अब देखो लड़ो मत, ठीक है, क्या करो, चंडीगढ़ को जो है क्या बना दो, चंडीगढ़ को जो है एक तरह से आपको बना देना है क्या, केंद्र शासित प्रदेश बना देना है। क्या बना देना है? अपने अंडर में रख लेना है और दोनों राजधानी रखो, है ना। तुम भी खुश, पंजाब वाले भी खुश, हरियाणा वाले भी खुश, ठीक है, और उसको अपने अंडर में रखा। इसका अर्थ है कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की भी राजधानी आपको देखने को मिलेगा। क्या? चंडीगढ़ देखने को मिल रहा है ना। तो चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे और क्या ये कहानी थी वो भी बात समझे होंगे। यदि आप इससे पहले कहानी नहीं जानते होंगे तो कहानी भी थोड़ा सा, देखिए विशेष तो बात नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा समझाने की प्रयास रहता है कि हाँ थोड़ा सा आप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। यदि समय रहता है तो आपको समझाने के प्रयास करते हैं, यदि समय नहीं रहता तब तो जल्दी जल्दी प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं ना। चलिए, अभी समय है, पर्याप्त समय है। यहां पर जो है आप देखने को मिल रहा है, देखिए ये कसौली का क्षेत्र देखने को मिलता है और ये सब जो है। और एक बात आपको बता देते हैं, ये जो आपको नया जो चंडीगढ़ बस बनाया गया तो हिमालय के किस भाग में थे? हिमालय का आपको देखने को मिलता है शिवालिक का जो तलछटी भाग देखने को मिलता है, शिवालिक के तलछटी भाग में देखने को मिल रहा है ना, इसलिए पहाड़ी इलाका भी आपको देखने को मिलता है और खूबसूरत सा नजारा, साफ सुथरा और नगर सुयोजित है ना, एक तरह से बनाया गया नगर है, ठीक है। तो हरियाणा का किस रख सकते हैं? हरियाणा के साथ आप पंजाब के दोनों के आपको राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ये तो कसौली का क्षेत्र है जो कि बहुत प्यारा सा क्षेत्र है। तो आप कहीं पे भी जाइएगा चंडीगढ़ घूमने को मिलेगा, जो आप देखिएगा व्यवस्थित आपको तरीके से शहर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, प्रश्न को अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, है ना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बातचीत कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा, उसके बाद आपका मैसेज रुका हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं है ना। आवाज आ रहा है? बिल्कुल आवाज आ रहा है, किसी प्रकार का कोई परेशानी? चलिए सही है, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जो लिए हैं प्रश्न, ये तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपको केमिस्ट्री में, अब देखिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये कहां पर पूछा जाएगा? तो केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा तो वो आपको बताएंगे, लेकिन प्रश्न जो है ये प्रश्न आपको सीधे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। जो प्रश्न आपको दिए हैं इस तरह से नहीं पूछा, इसके अंदरूनी जो भाग है वो प्रश्न वहां से पूछा जाएगा। ये प्रश्न का आंसर अभी वर्तमान में जो बन रहा है, हो सकता है इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। यदि बदलाव देखने को मिलेगा भारत सरकार के द्वारा, यदि जो है आपको उसके द्वारा यदि बदलाव किया जाता है तो इसका आंसर आपको भी फिर से बदल के दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या आंसर बन रहा है वो भी बात करते हैं, है ना। और क्या कहानी है? जागरूकता के अभियान के तहत आपके घर में छोटे छोटे यदि बच्चे हैं तो उनके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप, क्या है जानकारी? चलिए बातचीत करते हैं, प्रश्न के अंतर्गत ही रहते हैं ना। ज्यादा बातचीत करते के कारण जो है थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इस वजह से डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे बात करते हैं। और छोटे बच्चे के लिए है, खास करके जो नवजात से लेके आपको 2 वर्ष से लेके आपको 5 वर्ष तक के कह सकते हैं कि 5 वर्षों तक के लिए बच्चों के लिए है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने की बात नहीं है, प्रश्न तो बनेगा, लेकिन आपके घर में हो सकता है कि बच्चे होंगे तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। क्या है जानकारी? आइए बातचीत करते हैं इस पे, प्रश्न को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, 2 राज्य है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान में जो है बच्चों की मौत से जुड़े खांसी के सिरप, किसका सिरप देख लें, बच्चों को जो जैसे ही खांसी होता है, सर्दी खांसी, तो माँ बाप क्या करता है, जाता है मेडिकल, और मेडिकल वाले बच्चे को क्या हुआ है, तबीयत खराब हुआ है तो खांसी का दवाई दे देता है मेडिकल वाला, चलो ये दवाई ले जाइए और ये दवाई क्या करिए, अब बच्चे को पिलाइए, हो जाएगा बच्चा ठीक। लेकिन बच्चा ठीक नहीं होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर कहां पहुंच जाएगा, है ना, समझ रहे हैं बात को? क्यों ऐसा हुआ है? केंद्र सरकार, अब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार तो तुरंत, जो राज्य सरकार कंसस है वो तो तुरंत अपने अपने राज्यों में बैन कर दिया है कफ सिरप को, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक को क्या कर दिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं बोल रहे हैं,
कोल्ड ड्रिप बोल रहे हैं। कोल्ड ड्रिप जो होता है, जो सर्दी खांसी में जो दवाई दी जाती है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है, अब देखिए ये खांसी का जो सिरप है किसको क्षति पहुंचा रहा है, तो बच्चे का किडनी को क्षति, डायरेक्ट किडनी को बंद ही कर देता है। किडनी का जो कार्यवाहक किडनी काम जो करती है, कार्यात्मक जो काम करती है किडनी कार्यात्मक काम करना ही बंद कर देती है। कौन से कफ सिरप पीने से, तो कफ सिरप आपको पीने से, जो आपको बताएंगे, नाम भी बताएंगे, यहां पर अभी सीधा याद रखिएगा, कफ सिरप पीने से। बच्चों को जो कफ सिरप दिया जा रहा है, उस कफ सिरप से ऐसा क्या है पाया जा रहा है भाई कफ सिरप में जो बच्चे की मृत्यु हो जा रही है? ऐसा कुछ ना कुछ तो केमिकल पाया जा रहा होगा। तो कौन सा केमिकल है? हो सकता है कि पूछा जाए कि हाल ही फिलहाल में जो है आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है बच्चों की आपको कफ सिरप पीने से जो मृत्यु हुई थी, उस कफ सिरप के अंतर्गत में कौन सा आपको पाया जा रहा है, क्या क्या पाया जा रहा है उसके अंतर्गत, है ना, कौन सा भाग पाया जा रहा है, किस चीज का, है ना, कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। अब देखिए यहां पर पहले आंसर देखते हैं। शुरुआती दौर में यदि जांच होता है, जो पहला दिन जो जांच किया जाता है, जब बच्चों की मृत्यु हुई, पता चलता है कि बच्चों की जो मृत्यु हुई हो रही है, खांसी हुआ था और बच्चा को कफ सिरप पिलाया गया, और वहां पर क्या होता है किडनी। अब देखिए, तो शुरुआती जांच में कोई दूषित पदार्थ नहीं पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई दूषित पदार्थ नहीं होता, और बच्चों की मृत्यु भी यहीं पर होती है। लेकिन आपको जो है ये केमिकल की जो दवाई, जो कफ सिरप की जो दवाई थी, आपको नाम, चलिए बात करेंगे नाम पर भी, पहले यहां पर कहानी करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या आपका मैसेज आ रहा है? चलिए मैसेज आप लोग करते रहिए, है ना। जो प्रश्न आप बनाना चाहते हैं तो प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आप प्रश्न जब तक आप बनाइएगा, साथ साथ बनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा हाँ लगता है कि आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। और चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके और सब दोस्तों के पास ये वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, चलिए चलिए सही है ना, वीडियो मिल रहा है। चलिए आप लोगों को चल रहा है वीडियो। चलिए जो कमेंट्स है, कमेंट्स आप लोग करते रहिए, चलेगा आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आइए बात करते हैं। यदि आपके पास, देखिए आपको बार बार बोल रहे हैं, ये आपको जानकारी भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आइए बातचीत कर लेते हैं। कहाँ पेपर क्या लिख रहा है, पेपर क्या क्या बोल रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये कफ सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। कफ सिरप के जो सैंपल, किडनी के नुकसान पहुंचाने वाले कोई टॉक्सिन यहाँ पर नहीं मिला। कहां पर नहीं मिला? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई टॉक्सिन नहीं मिला। लेकिन 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 ध्यान रखना है, यहां पर लेकिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये कंपनी थी तमिलनाडु की, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की एक कंपनी की दवाई आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी, दवाई भी दिखाएंगे। श्रीसन आपको पढ़े होंगे, आप क्या कर रहे हैं, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी आपको क्या दिखाई पड़ती है? कोल्ड ड्रिप। नाम क्या है दवाई का? कोल्ड ड्रिप है ना। आपको इमेज भी दिखा देंगे। ये जो आपको कोल्ड ड्रिप देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, तो तमिलनाडु का आपको एफडीए की जांच में जो है कोल्ड ड्रिप, क्या नाम है? कोल्ड ड्रिप, दवाई का नाम है कोल्ड ड्रिप। कफ सिरप में खतरनाक केमिकल्स क्या है? डाई एथिलीन, है ना। अब देखिए यही पूछा जाएगा आप लोगों को, डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिलने से क्या होती है? खुलासा होता है, इसी का मिलना होता है। जो कफ सिरप में पाया गया 48% क्या पाया गया है? 48% डाई एथिलीन आपको ग्लाइकोल पाया गया है, जो किसको नुकसान पहुंचाता है? ये किडनी को नुकसान पहुंचाता है, किडनी काम ही करना बंद कर देता है। अब छोटा बच्चा, अभी तो समझ रहे हैं, अभी तो दुनिया देखा भी कुछ नहीं है, और उसका शरीर अभी उस तरह से वातावरण के अनुसार से ढला भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे का नहीं ढला हुआ रहता है ना, अभी तो छोटे छोटे रहता है, अभी सब चीज खाया पिया भी नहीं रहता है, तो उसका किडनी उस तरह से झेल नहीं पाता है। और ये जो है आपको डाईएथिलीन ग्लाइकोल मिलने से एक खुलासा हुआ, और ये केमिकल जो है किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। और यह जांच जो है मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर ही कौन करता है? ये करता है आपको तमिलनाडु करता है। मध्य प्रदेश सरकार बोलता है क्या है कि भाई थोड़ा सा जांच तो करवा लो, तो जांच करवाओ, देखो कि उसमें सही, मेरे यहाँ तो नहीं पाया गया, हो सकता है कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ हो, तुम अपने यहाँ जांच करवाओ, है ना। तो अपने यहाँ जांच करवाओ, तो क्या इसमें कुछ पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है? तो डाईएथिलीन ग्लाइकोल के मिलने से क्या होता है, यहाँ पर प्राप्त होती है। और ये क्या है? टॉक्सिन है, जहरीला पदार्थ है। और जहरीला पदार्थ से किसको ये परेशानी होती है? तो शारीरिक जो किडनी होती है, जो कार्यात्मक इकाई का काम करती है, ये आप देखने को मिलता है कि इसको सीधे तौर पर परेशान खत्म कर देता है ना, किडनी काम करना ही बंद कर देता है। और इससे जो है आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार की जो लैब में जो है आपको ये सीधे तौर पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि जितने भी सरकार हैं, जितने भी सरकार नहीं बात कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, और सुबह सुबह जो है आज के न्यूज की जब आपको कवर करवा रहे हैं उस वक्त की बात करते हैं, केरल की सरकार। केरल की सरकार भी जो है अपने यहाँ जो है कफ सिरप को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने बोला है कि बच्चों के लिए जो है कफ सिरप के उपयोग को सीमित करने के लिए एक सलाह दी गई है। सीधी सी बात है, केंद्र क्या क्या है? केंद्र उपयोग नहीं बोला है, लेकिन बोला क्या है कि सीमित करने के लिए, ठीक है, क्या करना है? सीमित करना है, ठीक है।
और विशेष रूप से यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने जो कहा है क्या कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। अब देखिए यही बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा कहा गया है, जो छोटे बच्चे हैं उनको सर्दी खांसी की दवाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाई सही नहीं है। 5 साल के बच्चों के लिए भी, जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उसके लिए भी ये दवाई सही नहीं है। कौन सा, कफ सिरप। यदि अभी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो कफ सिरप नहीं पिलाना है। देख, बिहार सरकार सोया हुआ है, बिहार सरकार तो चुनाव में लगा हुआ है ना, बिहार सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं है कि क्या छोटे बच्चे को मृत्यु हो सकती है या नहीं। अब देखिए आपको बताते हैं होता क्या है, ऐसा नहीं है कि बिहार में मृत्यु नहीं हुई होगी या क्या कहते हैं यहाँ पर 14-15 ही बच्चों की मृत्यु हुई होगी। बच्चे को तो दवाई दिया जाता है, कफ सिरप बच्चे को पिला दिया जाता है, बच्चे को क्या पता है ना। यदि आप कफ सिरप पिला रहे हैं सीधे तौर पर आपको बता देते हैं, यदि आप बच्चे को पिला रहे हैं तो आप बच्चे को जान के जो है मार रहे हैं। सीधी सी बात हम बताएंगे कि सीधी सी बात आपको क्या कर रहे हैं, यदि आप कफ सिरप पिला रहे हैं अभी के तौर पर तो आप जो है श्रीसन आदि फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी का, आप देखिए मेडिकल आप जाइएगा, मेडिकल में ये प्रमुख जो दवाई देखने को मिलता है, ये आपको दवाई खास करके जो है आप किसी के बच्चे के घर में जाइएगा तो बच्चे वाले के घर में ये दवाई तो आपको दिखाई पड़ ही जाएगा, है ना। ये फेमस दवाई है श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की, जो है आपको कोल्ड्रिफ की दवाई जो है ये आपको फेमस दवाई है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग नाम से आता होगा भले, लेकिन कंपनी एक ही रहती है। ठीक है, अलग अलग, लेकिन ये देखिएगा ये आपको जो ये सब जो दवाई देखने को मिल रहा है ये प्रमुख दवाई है जो कि छोटे बच्चों को दिया जाता है ना। और छोटे बच्चों को दिया जाता है, सर्दी खांसी होता है, माँ बाप को लगता है अरे छोटे बच्चे परेशान हो रहा है, सर्दी खांसी से परेशान हो रहा है, और जैसे ही सर्दी खांसी से परेशान हो रहा है चलो मेडिकल जाते हैं, दवाई दे देते हैं। और मेडिकल वाला तो पढ़ाई नहीं किया हुआ रहता है ना, ऐसे खोल के मेडिकल बैठा हुआ रहता है भारत में, तो ऐसे जो खोल के बैठा हुआ रहता है बोलता है कि चलिए ये डॉक्टर सब यही दवाई लिखता है, ये दवाई आप भी ले जाइए, बच्चे को पिलाइए, सुबह शाम पिलाइए, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। सुबह शाम पिलाने के चक्कर में आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, है ना। बच्चे को सीधे तौर पर आप, क्योंकि बच्चा का जो है ना किडनी क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो भारत सरकार के द्वारा हिदायत दिया गया है और बहुत सारे राज्य आपको जिसमें बता ही चुके हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपको तमिलनाडु, केरल, अभी तक में जो है इस दवाई को क्या कर दिया है, कफ सिरप को बैन कर दिया गया। कफ सिरप, बच्चे को कफ सिरप सीधे तौर पर नहीं दिया जाएगा। सर्दी खांसी है तो बच्चे का इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, है ना, खान पान से क्या करिए बच्चे को इम्यून, और 2-3 दिन छोड़ दीजिए, वो इम्यून सिस्टम शरीर खुद ब खुद बना लेगा, है ना। आपको पढ़ाए हैं इम्यून क्या होती है, तो इम्यून सिस्टम जो है क्या करेगा, खुद ब खुद आप शरीर बनाएगा बच्चे का और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। आपको सर्दी खांसी के लिए बच्चे को कफ सिरप की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और यहीं पर आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब देखिए होता यह है कि बच्चे को जो आपको एक लाइन यहां पर भी देखें, देखिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है ये संदेश जारी किया गया है। तो संदेश को यदि कोई राज्य मानता है तो अच्छी बात है, संदेश को कोई कोई राज्य इग्नोर भी कर देता है। बिहार में तो इग्नोर ही करके चल रहा है, क्योंकि बिहार के पास तो जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, और उसके बाद सरकार कहां है, अभी ध्यान कहां है सरकार का, तो सरकार का ध्यान है सीधी सी बात है किस चीज पे, इलेक्शन करवाने पर, है कि इलेक्शन में कैसे हमको जो है जीत मिले किसी भी क्षेत्र से, तो उसको मतलब ही नहीं है ये सबसे। देखिए जो राज्य आपको दिखाई पड़ता है क्या कंसेस है, तुरंत बैन कर दिया अपने राज्यों में, ठीक है। बच्चों के लिए अब आपको बता ये रहे थे कि बच्चे जो है जो भी मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो सकता है कि मृत्यु होगी। अब देखिए छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण स्तर में रहते हैं या जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, अब यदि उनके बच्चे की मृत्यु हुई होगी, आपको कोल्ड्रिफ जो मेडिकल से गया होगा दवाई लिए होंगे और फिर उनकी मृत्यु, तो उनको क्या कहा जाता है कि अरे बच्चे का देखभाल सही तरीके से नहीं किया गया होगा, बच्चे को रखा नहीं गया होगा, बच्चे का इलाज सही से नहीं करवाया होगा, इसलिए मृत्यु हो गया होगा। अब जांच नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, उसके बाद हो गया, चलो कोई बात नहीं, खत्म हो गया, तो थोड़ा देर के लिए शोक हुआ, उसके बाद जैसे कि तैसे हो गया। लेकिन यदि किसी भी माँ बाप के बारे में बात करें, वैसे यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है कि किस राज्य में, तो आपको जो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में जो है मौत से जुड़ी मामले, तो यहाँ पर जब माँ बाप जो है पढ़े लिखे रहेंगे और बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि चलो इनको सर्दी हुआ है, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, और डॉक्टर दवाई लिख दिया है, आपको कोल्ड्रिफ लिखा है, और कोल्ड्रिफ जो लिखे हैं तो कहेगा कि पिलाइए कोल्ड्रिफ, तो बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे को पिलाया गया तो देखा क्या गया है, बच्चा जो है धीरे धीरे और बीमार होता गया, और धीरे धीरे जो है उसका जो है सांस चलना बंद हो गया। तो उसके बाद जो है वो कहाँ फिर पहुंचता है, जब पहुंचेगा फिर से मेडिकल के पास, जहां डॉक्टर के पास इलाज किया है कि आप सही से लिखे नहीं है, दवाई नहीं लिखे है, तो दवाई, बच्चे सर्दी खांसी से मृत्यु नहीं हो सकती है। आखिर क्या कारण है जो सर्दी खांसी, थोड़ा सा सर्दी खांसी से मृत्यु हो गई,
इस वजह से फिर से मान के चलिए कि हो हंगामा होता है, जांच होती है, और जांच जब होती है तब पता चलता है कि बच्चे की जो मृत्यु हुई है, जब सैंपल लिया गया तो ये आपको देखा गया क्या, ये कोल्ड्रिप से हुई है। किसकी वजह से? ये कोल्ड्रिप से होती है ना। ये जो आपको सर्दी खांसी की जो दवाई पिलाए हैं, इसी वजह से इसकी मृत्यु प्राप्त होती है, ठीक है। और जब इस मृत्यु से प्राप्त होती है तब जो है सरकार कॉन्शियस होती है, इस तरह से जानकारी होती है कि हाँ इस दवाई से मृत्यु हो भी सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि इसकी वजह से मृत्यु हुई होती है। तो अब विशेष बात नहीं कर सकते, आप समझ चुके होंगे कि कहानी क्या कर रहे हैं। तो इसलिए यदि आप अपने आसपास, आपके घर के आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं तो सीधे तौर पर बैन करिएगा किस दवाई को, अभी किसी भी प्रकार का कफ सिरप मत पिलाइएगा, आपसे ये गुजारिश है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि अधिकांश राज्यों के द्वारा इस पे जो है अभी और थीसिस होगा, और जब थीसिस होगा तो आपको और सी जानकारी मिलेगी। और कौन सा आप लोगों से, देखिए अब प्रश्न यदि बात करें जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में बात करें कि आप लोगों को प्रश्न क्या पूछा जाएगा, किस वजह से मृत्यु हुई है, बच्चों की मृत्यु जो है किस मृत्यु से, तो आपको एक ही लाइन याद रखना है, डायएथिलीन ग्लाइकोल की वजह से जो है इसकी मृत्यु हो रही है। कंपनी की याद आप बता ही चुके हैं, श्रीसन आपको फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, कोल्ड्रिप है, क्या है कोल्ड्रिप, यहाँ पे लिखे हैं कोल्ड्रिप, ठीक है। तो कोल्ड्रिप आपको कफ सिरप पीने से क्या हो रही है, आपको ये पाई जा रही है डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि सीधे तौर पर किसको नुकसान पहुंचाता है, ये जो है केमिकल किसको नुकसान पहुंचाता है, किडनी को नुकसान पहुंचाता है। समझ रहे हैं। तो आज प्रश्न रखते हैं हम लोग, इतना ही प्रश्न रखते हैं, विस्तार से बातचीत भी किए हैं हम लोग। जो है अंत में जो है करते क्या है कि आप लोगों से पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे थे उसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, और अंत में आप लोगों से जाते जाते जो है एक प्रश्न आप लोगों को छोड़ के जाते हैं, जिसका कमेंट आपको करना है, यूट्यूब पे करना है। जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, जिस भी सर के चैनल पर देख रहे हैं, आप वहां पर जाके कमेंट करिएगा। आइए देख लेते हैं पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछे थे भारतीय रेलवे, है ना, भारतीय रेलवे के द्वारा जो है पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच जो है शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली और कोलकाता के बीच में। क्या होगा, तो ये प्रश्न जो है आपको परसों के वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताए थे। यदि आपसे ये प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो आप परसों के वीडियो में जाके देख सकते हैं, पूरे विस्तार से आपको भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित जो अश्योर्ड होती है, जो एकदम निश्चित होती है, और ये सेवा जो है आपको दिल्ली से कोलकाता के बीच में चलाई गई है, और कंटेनर सेवा है, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है कंटेनर, आपको सुनिश्चित टाइम कंटेनर देखने को मिल रहा है। कहां से कहां तक ये सेवा, तो ये दिल्ली से आपको कोलकाता के बीच चलाई गई है। तो ये इसका सही आंसर है। जिन्होंने आंसर दिए हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं कृपया आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। जो आप लोगों से अंत में प्रश्न पूछते हैं, आपको यूट्यूब के चैनल पर जहां पर भी ये आपको वीडियो मिल रहा है वहां पर आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है। जितना भी आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी आपको इसके प्रश्न के बारे में जानकारी है वो आपको लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग आज का प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं, जो आप लोगों को कल जो है पूरे विस्तार से बताए थे ये प्रश्न, है ना। देखते हैं आप लोग बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, कल आपको पूरे विस्तार से बताए थे, है ना। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। जो है आप लोगों के लिए मीराबाई चानू 2025 विश्व भारोत्तोलन, जो आपको जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जो उचित लग रहा है वो आंसर आप लिखने की कोशिश करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।